नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है तथा हमारा पहला लेक्चर इंट्रो लेक्चर था, जिसमें हमने ये बताया था कि हम डेली मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 40 मिनट के लेक्चर द्वारा बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और आप लोग भी डेली के लेक्चर द्वारा अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। जो डाउट है उसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं और इससे जुड़ी हुई और भी बातें हमने पहले लेक्चर में बताई थी। सेकेंड लेक्चर में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ के दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का पूरा सिलेबस बताया था कि हमें किसी पेपर में कितनी यूनिट पढ़नी है और कौन सी यूनिट में कितने अध्याय पढ़ने हैं, उन अध्यायों के नाम क्या हैं। तथा जो हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो नई शिक्षा नीति पहले हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ का सिलेबस क्या था वो भी बताया था कि इससे पहले हमारी मैथ में 3 बुक या 3 पेपर चलते थे और नई शिक्षा नीति के पश्चात अब मैथ की 2 बुक या 2 पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर में चलते हैं। तथा नई शिक्षा नीति के पहले जो हमारा पूरा सिलेबस था वो बताया था हमने कि कितने यूनिट और कितने चैप्टर पढ़ते हैं। और इसके बाद जो हमारी नई शिक्षा नीति के बाद जो सिलेबस प्रेजेंट में लागू है वो बताया था। अर्थात हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि आसपास ही अभी हमारा सिलेबस चेंज हुआ उस साल, कि पहले हमारा सिलेबस क्या था, क्या परिवर्तन हुआ है और प्रेजेंट के साथ साथ यदि अभी चेंज हुआ तो थोड़ा उसे जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं जब हम मैथ 11वीं 12वीं पढ़ के आए हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर में ही उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें मिलती हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमें कौन कौन टॉपिक बनते हैं, कौन से टॉपिक नए हैं, है ना। तो हमें यदि जो परिवर्तन हुआ यदि अभी मतलब 1 ही 2 साल पहले, तो हमें वो जानना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तथा इसके साथ ही नई शिक्षा नीति की प्रमुख बातें बताई थी कि नई शिक्षा नीति में के कारण नई शिक्षा नीति से जो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर में उस साल लागू हुई थी, इस साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सिलेबस भी चेंज हो गया है और इसकी जो नई शिक्षा नीति की में जो जो परिवर्तन है तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में इस साल से लागू हो गए हैं। बीएससी फाइनल पहले की शिक्षा नीति के अनुसार ही चल रही है और उस साल उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, उसका सिलेबस नए पैटर्न के आधार पर चेंज कर दिया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति के कारण बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वो बताए थे हमने और इसकी मुख्य बातें भी बताई थी। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री का सिलेबस बताएंगे। प्रेजेंट में जो हमारी केमिस्ट्री की 2 बुक या 2 पेपर चलती हैं उनमें कितनी यूनिट है, किस यूनिट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं, ये पूरा सिलेबस हम आज के लेक्चर में बताएंगे। तथा इसका सिलेबस भी हम पुराने सिलेबस जो पहले था नई शिक्षा नीति के पहले, उससे कनेक्ट करते हुए बताएंगे, ताकि पहले हमारा सिलेबस क्या था, किस प्रकार हम केमिस्ट्री के मतलब हम क्या क्या पढ़ते थे और उसमें क्या परिवर्तन कर दिया गया है और अब हमें प्रेजेंट में क्या क्या पढ़ना है। इसके साथ ही हम पेपर का पैटर्न भी बताएंगे कि पहले हमारे पेपर का पैटर्न क्या था और अब हमारे पेपर का पैटर्न क्या हो गया है। और पहले हम मैथ में नहीं बता पाए थे तो मैथ का पैटर्न भी आज के पेपर में बता दें, आज के लेक्चर में बता देंगे, केमिस्ट्री का भी बता देंगे। तथा पहले हमारा फिजिक्स और मैथ के पेपर का पैटर्न सेम था, दोनों में पेपर का पैटर्न मतलब सेम पैटर्न में पेपर आता था, केमिस्ट्री में अलग था और प्रेजेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का पेपर का पैटर्न सेम कर दिया गया है। और उसका रीजन यही था कि जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर था वो 100 नंबर का होता था और उसमें 3 बुक थी और मैथ में हमारा प्रैक्टिकल नहीं होता है, जिससे वो हमारा पेपर जिससे मैथ का पेपर 150 नंबर का होता है। फिजिक्स में पेपर प्रैक्टिकल होता है लेकिन 2 बुक होती हैं, जिससे वो 2 बुक मिला के 100 नंबर का हो गया।
तो इसी से मैथ और फिजिक्स का पेपर का पैटर्न सेम था पहले, केमिस्ट्री का अलग था, लेकिन प्रेजेंट में तीनों का पैटर्न ही सेम कर दिया गया है। तो हम ये भी आज के लेक्चर में बताएंगे। और यदि हम अपना आज का लेक्चर प्रारंभ करें तो इससे पहले नई शिक्षा नीति के पहले हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में 3 बुक 3 पेपर चलते थे। पहला बुक हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता था, दूसरी बुक हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, तीसरी बुक हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। अर्थात सिलेबस अच्छे तरह से व्यवस्थित था और बढ़िया डिवाइड था। और एक प्रकार से देखा जाए, चाहे बीएससी करें चाहे बीए करें, चाहे साइंस साइड में भी हमारा मैथ ग्रुप हो या केमिस्ट्री बायो ग्रुप हो, जब हम बीए बीएससी या बीकॉम कुछ भी करते हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हम 11वीं से हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नए सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आगे की पढ़ाई करते हैं या फिर इन सब्जेक्टों को पहली बार पढ़ते हैं, इनमें जो इनका बेसिक ज्ञान है इन्हें जानते हैं, वो हमें दोबारा बीएससी फर्स्ट ईयर में या बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर में जानने का पढ़ने का मौका मिलता है। अर्थात शुरुआत में यदि हम वहां पर अच्छे से नहीं पढ़ पाए या फिर वहां पर जब पहली बार हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन सब्जेक्ट को वो किया तो उसका अच्छे से एक प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाए, बेसिक नॉलेज नहीं ले पाए। यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर में सब कुछ बेसिक पढ़ने को मिलता है, पूरा रिलेशन 11वीं 12वीं से होता है और फिर हम सेकेंड ईयर और फाइनल में इनका विस्तार पढ़ते हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को दोबारा अच्छा करने का, क्लियर करने का, बेसिक नॉलेज प्राप्त करने का। और 3 साल की बीएससी में हम जिस सब्जेक्ट से 3 साल की अपनी ग्रेजुएशन में हम जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के आधार को अपना अच्छा या मजबूत करने का, तथा जब हम आगे पढ़ाई करते हैं अपनी पीजी करते हैं तो हमें किसी एक सब्जेक्ट को चुनकर आगे अध्ययन करना पड़ता है। तो हमारे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि हम अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर मजबूत कर लें। तथा हम जानते हैं चाहे बीए साइड के सब्जेक्ट हो, सब भूगोल, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र, चाहे हमारे साइंस सब्जेक्ट में मैथ ग्रुप की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, चाहे बायो साइड के हो, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यदि हम फिजिक्स का ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो बिना मैथ और केमिस्ट्री के हम फिजिक्स का ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगे लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें पूरा करने के लिए केमिस्ट्री और मैथ दोनों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार बीए में होता है, इसी प्रकार बीकॉम में होता है। और इसके साथ ही जो हमारे 3 बुक थी फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो पहले वहां पर हम फर्स्ट बुक का सिलेबस देख लेंगे और प्रेजेंट में जो केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक चल रही है फिर उसके सिलेबस देखेंगे क्या क्या परिवर्तन हुआ है और इसके साथ दोनों को रिलेट भी कर लेंगे और दोनों में परिवर्तन भी देख लेंगे। यदि हम पहले देखें तो फिजिकल में हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में 5 यूनिट थी। पहली यूनिट में हमारे 2 चैप्टर थे। पहला चैप्टर था गणितीय अवधारणा या फिर रसायनज्ञों के लिए गणित, जिसमें हम गणित की कुछ मूलभूत संक्रियाएं और गणित की मूलभूत संक्रियाओं का पुनरावृत्ति करते थे, जो हमें फिजिकल केमिस्ट्री और इससे संबंधित कुछ हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं, उन्हें सॉल्व करने में हमें जिनकी आवश्यकता होती है, जैसे लॉग लघु गुणक को जानना, इसके पूरे फार्मूला जानना, इससे संबंधित कुछ सवाल हल करना, लॉग के बाद घातांक पूरा पढ़ना, घातांक के नियम कुछ सवाल करना और अवकलन समाकलन और अवकलन समाकलन के बाद ही आंशिक अवकलन क्या होता है, पूरा अवकलन का थोड़ा बेसिक ज्ञान जानना और पूरा समाकलन का बेसिक ज्ञान, समाकलन का बेसिक पूरा जानना, 2 बिंदुओं से होकर रेखा बनाना, रेखा का समीकरण ज्ञात करना, रेखा की ढाल प्रवणता निकालना और इसके साथ ही प्रायिकता पढ़ना पूरी। इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर की जो इसमें हमारा पहला चैप्टर है इसमें प्रायिकता में पूरी प्रकार से पढ़ने को मिल जाती है और इसके साथ ही 12वीं में पूरी प्रायिकता है और यहाँ भी पढ़ने को मिल जाती है। क्रमचय संचय क्या होते हैं ये पूरा मतलब इनका टॉपिक भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार मैथ के कुछ जो टॉपिक हमें आगे केमिस्ट्री में आवश्यकता होगी उन टॉपिक का कुछ आधार ज्ञान या पुनरावृत्ति हम पहले चैप्टर में करते हैं और इनसे संबंधित कुछ सवाल लगाते हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर है गैसीय अवस्था और आणविक गतियां।
यहाँ पर हम जब किसी पदार्थ के बारे में जानते हैं तो किसी पदार्थ की जो सबसे सरलतम अवस्था या फिर जिसका अध्ययन करना आसान होता है गैसीय अवस्था, पहले हम गैसीय अवस्था जानते हैं। गैसीय अवस्था क्या होती है? विभिन्न प्रकार की गैस हैं, आदर्श गैस, वास्तविक गैस, इनसे संबंधित विभिन्न नियम। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? गैसों संबंधित अणुगति सिद्धांत। फिर आदर्श गैस समीकरण में जो संशोधन किया गया वान डर वाल्स समीकरण, गैस समीकरण, वान डर वाल्स के नियतांक हो गए। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जो गैसों का अध्ययन करके विभिन्न प्रकार के वेग की अवधारणा बताई, ये सब पढ़ते हैं। एंड्रूज ने सबसे पहले CO2 गैस में जो प्रयोग किया था कि किस प्रकार से गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है और द्रव को गैस में परिवर्तित किया जा सकता है, और कुछ उससे संबंधित क्रांतिक घटनाएं। और यहाँ पर हम ये सारी चीजें अपनी गैसीय अवस्थाएं पढ़ते हैं, जो एक प्रकार से 12वीं का ही पुनरावृत्ति, 11वीं की ही पुनरावृत्ति है। और इसके रिलेटिव और भी कुछ टॉपिक हैं, और जैसे आदर्श गैस, वास्तविक हो गया है ना, ये सब हम इसमें चैप्टर 2 पढ़ते हैं, और चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड को मिलाकर हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। यूनिट सेकेंड में भी 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा द्रव और द्रव क्रिस्टल, द्रव पदार्थ की जो अवस्था होती है गैस के बाद, तो द्रव क्या है, द्रवों के गुण, द्रवों की संरचना का अध्ययन किस प्रकार करेंगे, इससे संबंधित सिद्धांत। और फिर द्रव में इससे द्रव के और ठोस के बीच की अवस्था होती है द्रव क्रिस्टल, जिसके बारे में हम पहले नहीं पढ़ते, कम जानते हैं। तो यहाँ पर इसमें द्रव के साथ द्रव क्रिस्टल अवस्था को अच्छे से पढ़ाया गया है, क्योंकि हम इसके बारे में पहले नहीं पढ़ते। द्रव क्रिस्टल क्या है, तो हम ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं, तो कुछ ठोस शुद्ध द्रव में परिवर्तित ना होकर गाढ़े और धुंधले द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, द्रव क्रिस्टल। उदाहरण शहद, और मतलब एक प्रकार से कम पिघला हुआ घी, गाढ़ी दवाइयाँ, ये सब क्या होते हैं, द्रव क्रिस्टल की जो अवस्थाएं होती हैं। तो पूरा द्रव क्रिस्टल के प्रकार, थर्मोग्राफी, 7 खंडीय सेल, ठोस, द्रव, गैस, द्रव क्रिस्टल में अंतर, ये सब कहाँ पढ़ते हैं, द्रव के इस अध्याय 3 में पढ़ते हैं, और द्रव क्रिस्टल के उपयोग क्या क्या है। इसके बाद इस यूनिट का जो हमारा चौथा चैप्टर है, हम उसमें ठोस अवस्था पढ़ते हैं। ये ठोस अवस्था क्या है, ठोसों के प्रकार, ठोसों के गुण, और ठोसों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो मतलब उनके उनमें जो अंतर बल लगते हैं, जिनके कारण ठोसों के अणु पास पास रहते हैं। ठोसों में जब ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, तो पूरा क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में दिया गया है। क्रिस्टल ठोस कैसे बनते हैं, यूनिट सेल क्या होती है, क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, और क्रिस्टल जालक के प्रकार SCC, BCC, FCC, और कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक हैं, क्रिस्टल की पद्धतियां क्या होती हैं, क्रिस्टल विज्ञान के नियम पढ़ते हैं, सममिति तत्व पढ़ते हैं। ये सारी चीजें हमें ठोस चैप्टर के क्रिस्टल उपभाग में पढ़ने को मिलता है। और इसके साथ ही हमारी यूनिट 2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। यूनिट 3 में हम रसायन बलगतिकी पढ़ते हैं। रसायन बलगतिकी में रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, रसायन अभिक्रिया में शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विभिन्न विधियां पढ़ते हैं। प्रायोगिक विधियां, अवकलन विधि क्या है, आंशिक परिवर्तन विधि क्या है, समाकलन विधि क्या है, ओस्टवाल की विगलन विधि क्या है, और अभिक्रिया के वेगों संबंधित कुछ सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत क्या होता है, दृढ़ सिद्धांत जिसे बोलते हैं, संक्रमण अवस्था सिद्धांत क्या है, मध्यायु अर्धायु काल, छद्म कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि आणविकता, ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूनिट में इसमें 3 में पढ़ते हैं, जिसमें केवल एक ही अध्याय है और बहुत से टॉपिक यहाँ पर हैं। यूनिट 4 में हमारा नाम है रेडियो एक्टिवता और नाभिकीय रसायन। इसमें रेडियो एक्टिवता क्या है, रेडियो धर्मी पदार्थ है, और इनमें जो एक प्रकार से रेडियो एक्टिव क्षय होता है, अल्फा बीटा गामा विकिरण, इनके कारण परिवर्तन, सारी चीजें पढ़ते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन क्या है, ये इनमें अंतर और इनसे संबंधित और भी चीजें यूनिट 4 में पढ़ते हैं।
और इसमें भी केवल एक ही अध्याय है, रेडियो एक्टिविटी और नाभिकीय रसायन। यूनिट 5 में 2 अध्याय थे। पहले अध्याय में था रसायनिक साम, जिसमें हम साम्यावस्था जानते हैं कि किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था क्या होती है, इससे संबंधित द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, साम्य नियतांक, अग्र अभिक्रिया का वेग, पश्च अभिक्रिया का वेग, इनमें रिलेशन, और फिर ले सतेलिए का नियम, और विभिन्न अभिक्रियाओं में जो प्रभाव होते हैं, या फिर रे सतेलिए के नियम के अनुप्रयोग जानते हैं कि किस प्रकार हम किसी भी अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को ले सतेलिए के नियम द्वारा किस प्रकार उनकी व्याख्या करेंगे। ये यूनिट 5 का पहला चैप्टर था। यूनिट 5 में 2 चैप्टर हैं। पहला था रसायन साम, दूसरा है कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था साथ साथ कि विलयन जब बनाते हैं, कोलाइडी अवस्था विलयन की अवस्था होती है कि विलयन कितने प्रकार के हैं, वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन, कोलाइडी विलयन। पढ़ना कोलाइडी विलयन क्या है, उसकी व्यवस्थाएं पढ़ते हैं कि परीक्षित अवस्था क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं, इनकी विभिन्न विभिन्न कंडीशन रखने पर जो सॉल जेल पायस बनता है वो क्या है, इनके गुण पायसी कारक क्या होते हैं, और इसके संबंधित भी और भी बहुत सी चीजें हैं यहाँ पढ़ते हैं हम। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों कुछ गुण होते हैं, टिंडल प्रभाव और जिगजैग मोशन, और इसके अलावा ही विद्युत कण संचलन और विद्युत परासरण, ये सब यहाँ पे पढ़ते हैं ना। और जिगजैग मोशन को विरावनी गति बोलते हैं। ये सारी चीजें हम यूनिट 5 के सेकंड चैप्टर में पढ़ते, मतलब यहाँ पर थे जिन्हें पढ़ते थे, और इसमें ये सब पढ़ने को मिलता है। और इसके साथ ही हमारी यूनिट 5 कंप्लीट होती है। पहला पेपर जो फिजिकल है वो कंप्लीट होता है। नई शिक्षा नीति के पश्चात जो 3 बुक थी उन्हें 2 बुक में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है, जो पहले फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अलग अलग पढ़ते थे, तीनों के अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट जानते थे। अब इनमें क्या है, कोई ना बुक में तो ना केवल फिजिकल है, ना इनऑर्गेनिक है, ना ऑर्गेनिक है, सबका मिक्सचर है। सबसे इसमें कमी है ये कि इसमें एक कमी है कि हम जब अलग अलग पढ़ेंगे तो उसका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ चैप्टर हमें फिजिकल के कहीं इनऑर्गेनिक का कंबाइंड रूप में पढ़ने को मिलता है। और दूसरी बात है, सिलेबस में कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले हमारे यदि 5 यूनिट थी तो यहाँ पर फर्स्ट बुक सेकेंड बुक में 6 यूनिट हैं, और ज्यादा कोई मतलब कम नहीं हुआ है, परिवर्तन ही है कि फर्स्ट बुक में कुछ चैप्टर पहले के सेकेंड बुक के या थर्ड बुक के आ गए हैं, क्योंकि 3 बुकों को 2 बुक में एक प्रकार से कन्वर्ट किया गया है। कुछ चैप्टर सेकेंड ईयर के रख दिए गए हैं। जैसे हम पहली बुक का बात करें तो पहली बुक में 6 यूनिट है। पहली यूनिट में हमारे इसमें यहाँ पर 3 चैप्टर हैं। जैसे पहले चैप्टर में पढ़ते हैं प्राचीन समय में गणितीय विधियां, रसायन विधियां, प्राचीन समय में किस प्रकार रसायन का प्रयोग किया जाता था और किस प्रकार रसायन विधियां क्या क्या चलती थी। फिर रसायन विज्ञान में प्राचीन भारतीय विज्ञानियों का योगदान, उनका क्या क्या योगदान है। ये नई शिक्षा नीति की खास विशेषता है कि हर सब्जेक्ट में पहले यूनिट में हमें उससे संबंधित अनुसंधान विज्ञानों के बारे में बताया गया है। चैप्टर में परमाणु संरचना पढ़ते हैं। परमाणु संरचना पहले हमारे सेकेंड बुक का पहला अध्याय था, जो यहाँ पर फर्स्ट बुक का तीसरा अध्याय बना दिया गया है। परमाणु संरचना में परमाणु क्या है और परमाणु संरचना संबंधित जो नील्स बोर का मॉडल बहुत पिछले थे, तो नील्स बोर का मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना है तथा परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। जब हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरने के विभिन्न नियम पढ़ना है। पाउली का अपवाह का नियम, पाउली का नियम, हुंड का नियम, कुछ अन्य बेसिक नियम, डी बोगली संबंध क्या होता है, हाइजेन वर्ग का नियम क्या है ना। ये सारी चीजें हम यहाँ पर फर्स्ट अध्याय में पढ़ना है परमाणु संरचना में। इसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट में हमारी नाम है रासायनिक अवंधन, और सेकेंड यूनिट का नाम है हमारा एस और पी ब्लॉक के तत्व। ये हमारा फिर इनऑर्गेनिक आ गया। इनऑर्गेनिक जब है तो एस और पी ब्लॉक के तत्व भी हम सेकेंड बुक की चौथी यूनिट में पढ़ते थे वहां पर पहले, जिसे फर्स्ट बुक की दूसरी यूनिट में रख दिया गया है। तो पी ब्लॉक के तत्व में एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व क्या है, सब पूरा मतलब है। फिर इनमें विभिन्न आवर्ती गुण पढ़ने हैं।
कि जब अवर सारणी में हम बाएं से दाएं या ऊपर की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युता ये क्या होती हैं, इनके मान में क्या परिवर्तन होते हैं। और ऋण विद्युता ज्ञात करने की भी विधियां पढ़ना है ना, पॉलिंग की विधि पढ़ना है और आयनीकरण ऊर्जा संबंधित भी और भी फैक्ट तथ्य पढ़ने हैं, है ना। ये हमारी क्या है, सेकेंड यूनिट है और जिसमें हमें क्या पढ़ना है, एसओपी ब्लॉक के तत्व। थर्ड यूनिट में हमें रासायनिक अबंधन पढ़ना है। रासायनिक अबंधन में हमें दोनों प्रकार के बंधों का अध्ययन करना है। रासायनिक आयनिक बंध क्या होते हैं, सह संयोजी बंध क्या होते हैं। आयनिक बंध, इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की जालक ऊर्जा, विलायक ऊर्जा और इनसे संबंधित विभिन्न चीजें पढ़ना है। आयनिक बंधों का सह संयोजी लक्षण क्या होता है वो पढ़ना है। फिर हम दूसरे पढ़ेंगे सह संयोजी बंध। आयनिक बंध में मतलब उसका ज्यादा विस्तृत नहीं है तो लेकिन इससे संबंधित बहुत सी चीजें पढ़ना है अपन को। सह संयोजी बंध पढ़ना है। सह संयोजी बंध में देखा जाए तो इसका विस्तार ज्यादा है। तो सह संयोजी बंध क्या है, सह संयोजी बंध का आयनिक लक्षण क्या होता है, फिर हम सह संयोजी बंध का उपयोग कहाँ करते हैं, पूरा संकरण में करते हैं। लेकिन सह संयोजी बंध से संबंधित पहले सबसे पहले लुईस ने बताया था किस प्रकार कोई बंध होता है, तो लुईस अवधारणा पढ़ना है। संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ना है जो बाद में दिया गया। इनसे दोनों भाग पढ़ना है हमें। हिटलर, इससे संबंधित जो हमारा था हिटलर लंदन का सिद्धांत और स्लेटर के नियम, दोनों चीजें दोनों भाग पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। संयोजकता बंध सिद्धांत, फिर इनके संबंधित विभिन्न संकरण sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 पढ़ना है और अतिव्यापन पढ़ना है, अतिव्यापन शर्तें पढ़ना है, सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद वेस्पर में भी संयोजकता बंध सिद्धांत लगता है या उसमें भी जो बंध बनता है वो संयोजी बंध होता है, सह संयोजी बंध होता है। तो पूरा वेस्पर पढ़ना है, वेस्पर की अवधारणाएं पढ़ना है। वेस्पर सिद्धांत के द्वारा विभिन्न अणुओं की संरचना का अध्ययन करना है। तो ये हमारी यूनिट थर्ड थी। यूनिट फोर्थ में हमें एसिड और बेस पढ़ने। अम्ल क्षार क्या है, तो अम्ल क्षार की सबसे पहली अवधारणा क्या थी, जो सबसे पहले अम्ल क्षार को डिफाइन किया गया। फिर इसके बाद जो परिभाषाएं आगे दी गई वो पढ़ना है, वे पूरी परिभाषा नहीं रखी गई हैं। अम्ल क्षार हमारे सेकेंड ईयर में पढ़ते थे हम और पहले, और जब सेकेंड ईयर में हम इसे पहले पढ़ते थे, सेकेंड बुक में पढ़ते थे तो वहाँ पर इसकी संबंधित सारी परिभाषाएं थी, यहाँ पे सारी परिभाषाएं नहीं है। हमें आर्हीनियस की परिभाषा पढ़ना है, ब्रांस्टेड लॉरी की परिभाषा पढ़ना है, संयुगी क्षार क्या होता है, लुईस परिभाषा पढ़ना है और लुईस परिभाषा के बाद अम्ल क्षारों की अपेक्षित शक्ति क्या होती है पढ़ना है। अम्ल क्षारों का वर्गीकरण करना है। पहले दो पर और भी तीन वर्गीकरण है वो नहीं है। कौन, विलायक तंत्र परिभाषा क्या होती है, लक्ष्य फलक की अवधारणा क्या होती है और अम्ल क्षार संबंधित पियर्सन का सिद्धांत क्या होता है। ये तीन चीज नहीं, हमें केवल तीन चीज पढ़ना है, आर्हीनियस, ब्रांस्टेड लॉरी और लुईस अवधारणा। और ये था हमारी यूनिट 4 जिसमें हमें केवल एक ही चैप्टर अम्ल क्षार की अवधारणा। यूनिट 5 में हमें कार्बनिक रसायन सिद्धांत देखने हैं। तो यहाँ पर क्या आ गई, ऑर्गेनिक आ गई। पहले हमारी थोड़ा फिजिकल मिला, फिर इनऑर्गेनिक मिला, ऑर्गेनिक मिला। 5 है वो क्या हो गई हमारी, इस प्रकार से वो हमारी आ गई ऑर्गेनिक। और कार्बनिक रसायन सिद्धांत में कार्बनिक अणुओं की संरचना और पैरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, अनुनाद और इसमें हमें अनुनाद प्रभाव, संयुग्मन, अतिसंयुग्मन और क्या है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पढ़ना है। और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और फिर विभिन्न अभिक्रियाओं का जो विदलन विखंडन होता है, तो समाज विखंडन, विस्मान विखंडन क्या होता है वो पढ़ना है। कार्बोकेटायन जो मध्यवर्ती बनते हैं इनके विखंडन से कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, मुक्त मूलक, ये सब पढ़ना है। फिर इसमें दो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर हो गया, दूसरे चैप्टर में कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन पढ़ना है। कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन क्या होता है, किरलता क्या होती है, विभिन्न प्रकार समवर्ती क्या होते हैं, इनके नामकरण की ईजेड पद्धति क्या होती है, आरएस नामकरण क्या होता है, एलडी नामकरण क्या होता है और एक प्रकार से ये ध्रुवणीयता क्या होती है, समतल ध्रुवीय प्रकाश क्या होता है, ध्रुवीय प्रकाश क्या होता है, ध्रुवीय प्रकाश क्या होता है। और इसी में हमें वार्डन प्रतिलोमन पढ़ना है
और रेशमीकरण क्या होता है, रेशमीकरण की विधियां क्या होती हैं, मतलब ये सारी चीज पढ़ना है। जो अभी छठवीं यूनिट भी है, छठवीं यूनिट है भाई रसायन बल गतिकी, जो भी हमने बताया कि पहले की फर्स्ट बुक की कौन सी यूनिट थी भाई, वो थर्ड यूनिट थी। तो पूरी थर्ड यूनिट हमें रसायन बल गतिकी पढ़ना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने की विधियां, अवकलन विधि, समाकलन विधि, ओसवाल की विकलन विधि, प्रभावी परिवर्तन विधि, अभिक्रिया के वेगों का सिद्धांत और अर्धायु काल, माध्यायु, छद्म कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया कोटि, आणविकता और इनसे संबंधित और भी कुछ टॉपिक पढ़ने हैं तथा इनसे संबंधित जो सवाल हैं जिस भी टॉपिक में सारे सवाल भी आंक के क्वेश्चन में करने हैं। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट बुक का सिलेबस कंप्लीट होता है। पहले 5 यूनिट या 6 यूनिट हो गई है। यदि हम पहले 5 तीनों बुक में पढ़ते थे, टोटल 15 यूनिट, तो यहाँ पर हमने कितनी पढ़ी, 6 यूनिट ये और 6 यूनिट मतलब 6 दूनी 12 यूनिट। पहले 15 थी, अब 12 है, 3 कम है, लेकिन हमने देखा किसी किसी यूनिट में चैप्टर ग्रुप में पहले की एक यूनिट को मतलब यहीं पर ही कंबाइन कर दिया गया है, मतलब बराबर 15 यूनिट ही है। और एक दो चीजें पहले की भी नई चीजें हैं, जैसे हमने सारे टॉपिक नया आ गया और शुरुआत के 2 चैप्टर मतलब वो तो बेसिक वो तो जाननी ही चाहिए हमें, वो कोई नए नहीं है। तथा सेकेंड बुक में भी कुछ नया मिलेगा भी और पुराना कुछ कम भी किया गया है, मतलब सिलेबस कम नहीं है। एक प्रकार से 3 बुक को 2 बुक में ही किया गया है। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड बुक ने, पहले हम पहले की देख ले तो उसमें भी 5 यूनिट थे। पहली यूनिट हमारी परमाणु संरचना थी, जो अभी हम इसकी फर्स्ट बुक के पहले तीसरे चैप्टर में पढ़ा हमने नई बुक में, तो वही टॉपिक है, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा हमारा चैप्टर था आवर्ती गुण, जो कि हम साथ में पहले वहां एस और पी ब्लॉक में पढ़े अभी हमने फर्स्ट बुक के यूनिट 2 में, जिनमें हम क्या पढ़ते हैं, आवर्ती गुण में पूरी परमाणु त्रिज्या पढ़ते हैं। यहाँ भी है वो हम मतलब बताने की ध्यान है उसे मतलब बताने की। और परमाणु त्रिज्या टॉपिक यहाँ भी नई बुक में भी है, विभिन्न प्रकार की परमाणु त्रिज्याएं पढ़ना, आयनन ऊर्जा, ऋण विद्युता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन सबको पढ़ना और इनमें आवर्तता जानना। तो ये सब फर्स्ट बुक में भी है, जो सेकेंड बुक का हमारा फर्स्ट यूनिट का दूसरा चैप्टर है। फिर इसके बाद हमारा जो दूसरी यूनिट है वो है रासायनिक अबंधन फर्स्ट, जिसमें पूरा संकरण और सब पढ़ना है। जो हमें यहाँ पर कहाँ पढ़ना है इसके, तो ये हमें संकरण सब पढ़ना है अपनी थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में हमारा नाम क्या है, रासायनिक अबंधन, जिसमें पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में। जो हमारी सेकेंड बुक की ये कौन सी यूनिट है, सेकेंड बुक है, और रासायनिक अबंधन फर्स्ट। इसके बाद पहले की जो हमारी थर्ड यूनिट है उसका नाम है रासायनिक अबंधन सेकेंड, और जिसमें हमें क्या पढ़ना है, आयनिक ठोस पढ़ते थे पहले, मतलब पहले की बुक है। आयनिक ठोस में यहाँ पर देखा जाए तो आयनिक ठोस में हमें विभिन्न प्रकार के आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोसों विभिन्न प्रकार के बल कौन कौन लगते हैं, आयनिक ठोसों की रचना, NaCl की रचना, ClCl की रचना, और इनमें पाई जाने वाली दोष पढ़ना है, त्रुटियां कौन कौन हैं। तो त्रुटियां बताने की ध्यान नहीं थी फर्स्ट बुक की हमारे, हमें जो हमारी थर्ड सेकेंड यूनिट की ठोस अवस्था, वहां पर भी है आयनिक त्रुटियां। जो हमारी वहां पे ठोस अवस्था थी, यहाँ आयनिक ठोस है, तो केवल हमें आयनिक ठोसों के बारे में पढ़ना, तो बहुत से टॉपिक अपने आप मैच हो जाएंगे। वान वार बल्स भी है और त्रिज्यानुपात भी है, मतलब आयनिक ठोस में बहुत से चैप्टर फर्स्ट बुक के हैं, दोबारा यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो सेकेंड बुक की तीसरी यूनिट का पहला चैप्टर आयनिक ठोस, जिसमें हमें फर्स्ट बुक के पहले के टॉपिक ही पढ़ने हैं या पढ़ते थे। इसका दूसरा चैप्टर हमारा है दुर्बल अन्योन क्रियाएं या दुर्बल अन्योन बल, तो इसमें हमें अन्योन बल पढ़ना है और दुर्बल बल, जिसमें हमें दुर्बल बल पढ़ना है। दुर्बल बल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक दुर्बल बल होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को जब शो करते हैं तो हम डैश डैश द्वारा शो करते हैं। क्यों दुर्बल होता है, जो एक प्रकार से आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश के मध्य आकर्षण से बनता है। हाइड्रोजन बंध की परिभाषा, प्रकार, इसके विभिन्न प्रभाव और इसकी जो विभिन्न प्रभाव इफेक्ट होते हैं, सारी चीजें पढ़ना है। और दुर्बल बंध में वान डर वाल्स बल को जानना है, इसके प्रकार उपयोग पढ़ना है। दूसरा चैप्टर हुआ। तीसरे चैप्टर में हमें अक्रिय यौगिकों को जाना है, अक्रिय तत्व कौन कौन होते हैं, और पूरा हमारे जो 18 समूह में पूरा पढ़ना है। 18 समूह में उनके नाम
उनके उपयोग क्या क्या हैं। और मोस्ट क्वेश्चन है अक्रिय यौगिकों के द्वारा रासायनिक यौगिकों का निर्माण, और या फिर किन परिस्थितियों में वो रसायन यौगिक बनाते हैं। जो अक्रिय तत्व होते हैं, अक्रिय मतलब क्रिया न करे, लेकिन वो तत्व भी क्रिया करके रासायनिक यौगिक बनाते हैं, तो कब क्रिया करते हैं और किस परिस्थिति में क्रिया करते हैं, ये मोस्ट रूप से जानना है। ये हमारा ये चैप्टर 3 हो गया, यूनिट 3 होगा। यूनिट 4 में हमें दो चीज पढ़ना है। पहला चैप्टर एस ब्लॉक के तत्व, जो हमने फर्स्ट बुक की सेकेंड यूनिट में पढ़ा, और दूसरा चैप्टर अलग से पी ब्लॉक का तत्व, जो हमने साथ में कंबाइंड रूप में वहां पढ़ा। पूरा एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व हमें पहले पढ़ते थे सेकेंड बुक में, और सेकेंड बुक का जो हमारी यूनिट 5 है लास्ट यूनिट, उसमें पढ़ते हैं सेकेंड पी ब्लॉक के तत्व सेकेंड। पहले पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट, फिर पी ब्लॉक के तत्व सेकेंड, जिसमें हम पी ब्लॉक का तत्व पहले फर्स्ट में बेसिक रूप से सारी जानकारी जानते हैं, फिर पी ब्लॉक के तत्व सेकंड में हम उसके द्वारा बनाए गए नए नए यौगिक के बारे में जानते हैं। नए नए यौगिक मतलब जैसे बोरान बनाता है बोरान हाइड्राइड और डाइबोरेन, फिर फुल्लेरीन, सिलिकेट, इस प्रकार के बहुत सी चीजें हम वहां पर जानने हैं पी ब्लॉक के तत्व सेकंड में। और 5 मिनट के साथ इसमें केवल एक ही चैप्टर है। ये हमारी पहले की सेकंड बुक इनऑर्गेनिक का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। अब यदि हम इसकी सेकंड बुक या सेकंड पेपर देखें तो इसमें भी 6 यूनिट हैं। पहली यूनिट का नाम है रसायन अंकों के लिए गणित, जिसमें हमें वही पहले की गणितीय अवधारणा या कुछ गणितीय संक्रियाएं जानना है, जो हमें केमिस्ट्री के लिए उपयोगी हैं, जो हमने पहले की बुक में हम पहले फिजिकल में पहली यूनिट में पढ़ते थे। लॉग और घातांक के नियम, अवकलन, समाकलन, रेखा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, प्रायिकता, क्रमचय, संचय, ये सारी चीज यहाँ पर पढ़ना है। यूनिट 2 में हमें आधारभूत विश्लेषणात्मक विज्ञान या रसायन विश्लेषणात्मक सिद्धांत को जानना है कि विश्लेषण होता क्या है, विश्लेषण के कौन कौन सिद्धांत होते हैं, विश्लेषण में शुद्धता परिशुद्धता मापन का क्या अर्थ है, त्रुटि क्या होती है, त्रुटि के प्रकार, त्रुटि का महत्व क्या होते हैं, मोललता क्या है, मोलरता अलग अलग, मोललता और मोलरता, नॉर्मलता क्या है, पीपीएम क्या होता है, किसी का यदि हमें कोई बिलियन बनाना तो किस प्रकार बनाएंगे। इसमें कुछ गणना करने में जो हमें कुछ मैथमेटिक्स यहाँ भी कुछ संक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, वो भी जानना है। ये माध्य क्या होता है, माध्य विचलन क्या होता है, मध्यिका क्या है, और मानक विचलन क्या है, ये सारी चीजें हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में है रसायनज्ञों के लिए कंप्यूटर। ये 2 यूनिट अच्छी है इसकी। इसमें जो विश्लेषण जो हम पहले हमें कुछ जानने को मिला, ये विश्लेषणात्मक संबंधित बहुत चीजें पहले नहीं था, ये जरूरी है। प्रयोग संबंधी प्रयोग करते हैं तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, तो सिलेबस में आ जाएगा तो हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से जान पाएंगे और सीख पाएंगे। गणितक कंप्यूटर का उपयोग बहुत जरूरी है। हम कोई डिप्लोमा कंप्यूटर में करें तो अच्छी चीज है, लेकिन नहीं तो भी हमें इसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर चीज कंप्यूटर हो गई है, या फिर कंप्यूटर में सब कुछ आजकल उसके माध्यम से किया जा रहा है। तो इसमें हमें जानना है ये एमएस वर्ड क्या होता है, विंडो क्या है, डॉस क्या है, एमएस एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है। कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायन संबंधित प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, और विभिन्न सूत्रों या फार्मूला का के संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम बनाना है हमें। और इसमें हमारी इस यूनिट में पढ़ना है कंप्यूटर का यूज क्या है और किस प्रकार हमें कंप्यूटर का यूज करना है, ये हमारी इसकी यूनिट 3 में है। यूनिट 4 में हमें रसायन साम पढ़ना है, जो हम पहली बुक की यूनिट 4 के यूनिट 5 के पहले चैप्टर पढ़ के आए। रसायन साम्य क्या है, साम्य व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, इससे संबंधित द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, लेस अतेलिये का नियम पढ़ना है, यूनिट 4 है। यूनिट 5 में हमें क्रोमैटोग्राफी वर्णलेखिकी पढ़ना है कि वर्णलेखिकी की परिचय क्या है, सिद्धांत क्या है, इसके द्वारा किस प्रकार हम दो चीजों को पृथक करते हैं, और इसके प्रकार पढ़ना है। जैसे पेपर या कागज क्रोमैटोग्राफी, पतली परत क्रोमैटोग्राफी, गैस क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी,
सारे प्रकार, इनसे संबंधित विभिन्न चीजें और भी जो संबंधित जो तथ्य हैं या फिर और भी इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है वो पढ़ना है। यूनिट 5 में हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकी को जानना है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का उपयोग किस प्रकार विश्लेषण में करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेन रूप से दो होती हैं। यहाँ पर हमें अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी जानना है। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, इसका सिद्धांत क्या है, इनसे संबंधित जो इसमें जो जो नियम लागू होते हैं, जैसे लैम्बर्ट नियम, लैम्बर्ट-वियर का नियम वो, तथा फिर इसमें एक होता है आवृत्ति अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी वो जानना है। आवृत्ति में कौन कौन आती है, कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो अपने आप किया जाएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक तो जानना है, लेकिन इससे संबंधित जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी जब अध्ययन करेंगे तो मतलब इससे संबंधित जो अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो सब पढ़ना है। दूसरा है परावैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो जो दृश्य और परावैंगनी प्रकाश के द्वारा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसका अध्ययन करना है, उससे संबंधित तकनीक। इसमें क्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या है और इससे संबंधित बोजर-फाइजर का नियम है, क्रोमोफोर होता है, ऑक्सोक्रोम होता है, फिंगरप्रिंट क्षेत्र होता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर इसमें जानना है। तो ये थी इसकी 6वीं यूनिट। हमें 6 यूनिट में जो इसमें है तो इसमें भी कुछ आधारभूत चीजें हैं और इसमें ज्यादा सिलेबस नहीं है, कम है। पहले में गणितीय अवधारणा, दूसरे में विश्लेषणात्मक रसायन, तीसरे में रसायनों के लिए कंप्यूटर, चौथे में रसायन शास्त्र, पांचवें में क्रोमेटोग्राफी, छठवें में स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक। इसमें ज्यादा चैप्टर भी नहीं है और चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वो भी कम है। तो हमने क्या देखा, जो पहले की हमारी सेकेंड बुक थी उसकी बहुत सी चीजें फर्स्ट बुक में है, कुछ चीज सेकेंड बुक में भी है। कंप्यूटर हमारा नया ऐड है, विश्लेषणात्मक रसायन नया ऐड है, क्रोमेटोग्राफी पहले जो हमारा पहले सेमेस्टर चलता था फिर चेंज हुआ ईयरली में, तो सेमेस्टर में हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ते थे, ईयरली में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल कहीं भी क्रोमेटोग्राफी जो पहले का टॉपिक था वो हटा दिया गया था। स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक बीएससी फाइनल में पढ़ते हैं, जो अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर की सेकेंड बुक की 6वीं यूनिट में हमें पढ़ना है। और इसके साथ पहले की हम थर्ड बुक भी देख ले रहे हैं, जो हमारी ऑर्गेनिक थी उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसकी कौन कौन चीजें फर्स्ट या सेकेंड बुक में यहाँ पर रख दी गई हैं। पहले हमारी जो थी थर्ड बुक जिसे ऑर्गेनिक बोलते हैं, उसमें पहली यूनिट में 2 चैप्टर थे। पहला चैप्टर संरचना और अबंधन जो हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा। दूसरा चैप्टर हमारा था जिसमें हम पढ़ते थे रासायनिक अभिक्रियाएं से संबंधित या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं का जो विखंडन होता है, वो मतलब वहां पे हम पढ़ते हैं जिन्हें हम मध्यवर्ती यौगिक बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन बोलते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन जो सेकेंड चैप्टर है, जिसमें मध्यवर्ती यौगिक इसलिए हमने नाम उसका बोला क्योंकि वहां पर अब रासायनिक अभिक्रियाओं का हम विदलन या विखंडन पढ़ेंगे, तो कार्बोकेटायन कार्बेनियन मुक्त मूलक बनते हैं, तो ये मध्यवर्ती यौगिक होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि जानना है, रासायनिक अभिक्रियाओं प्रकार पढ़ना है, ये हमारी यूनिट फर्स्ट हुई। यूनिट सेकेंड में हमें दो चैप्टर हैं, एल्केन और साइक्लो एल्केन, वो पढ़ना है। एल्केन क्या होते हैं, इनका नामकरण, बनाने की विधियां और पूरा एल्केन संबंधित सारी चीजें, ये यूनिट थर्ड का पहला चैप्टर हुआ। चैप्टर 3 चैप्टर 4 में साइक्लो एल्केन पढ़ना है, जिसे हम चक्रीय एल्केन बोलते हैं, इससे संबंधित सारी चीजें पढ़ना है। यूनिट पढ़ते थे मतलब पहले थर्ड बुक में। यूनिट थर्ड की पहला चैप्टर हमारा एल्कीन, वो सारी चीजें हम एल्कीन संबंधित सारी चीजें, एल्कीन होती क्या है, एल्कीन परिवार के सदस्य, बनाने की विधियां और नामकरण, इनकी अभिक्रियाएं, सारी चीजें। फिर अगले चैप्टर यानी चैप्टर कौन सा हो जाएगा हमारा, 6वां चैप्टर, इसमें साइक्लो एल्कीन या चक्रीय एल्कीन पढ़ना है। यूनिट 4 चैप्टर 7 एल्काइन के बारे में पढ़ना, पहले पढ़ते थे एल्काइन क्या है, सारी चीजें। एल्काइन मतलब जब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्केन में सिंगल बॉन्ड। इसके बाद इसका अगला चैप्टर हमारा चैप्टर 8 था एल्किल हैलाइड,
जो महत्वपूर्ण है, एल्किल हैलाइड क्या है, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर क्या बनता है, एल्किल हैलाइड, जो मध्यवर्ती होता है जिसके द्वारा हम एल्केन को एल्किल हैलाइड में परिवर्तित करके उससे एल्कीन और एल्काइन में आसानी से परिवर्तित कर देते हैं। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है, ये सब पहले पढ़, ये हमारा कौन सा था, यूनिट 4 के चैप्टर 8 में। और यूनिट 5 में हमारा है रासायनिक अभिक्रियाओं होती है रसायन, जो हम कहाँ पढ़े आगे हमने, जो हमने फर्स्ट बुक की यूनिट 4 में या यूनिट 4 या 5 में जो हमें पढ़ना है नए में, जैसे हम पढ़ते थे पहले थर्ड बुक की यूनिट 5 में हमें। और ये इसकी फर्स्ट और 5 यूनिट बाद हमारे फर्स्ट पेपर में रखे गए हैं, और इन दोनों यूनिटों को एक यूनिट में 2 चैप्टर के रूप में रखा गया है। और यूनिट 5 में पूरी चीजें आ जाएंगी कि रासायनिक अभिक्रियाओं संबंधित बहुत सी चीजें, कि समतल ध्रुवीय प्रकाश क्या होता है, ध्रुवीय प्रकाश क्या, ध्रुवीय प्रकाश क्या है, और आणविक ध्रुवता क्या होती है, और इस तरह के नामकरण की आरएस पद्धति, ईजेड पद्धति और डीएल पद्धति, रेशमीकरण, बाल्डन प्रतिलोमन, विभिन्न सूत्र हैं, प्रक्षेपी सूत्र, और किरलता क्या होती है, थिरो एथरो समावेशी क्या है, रेशमीकरण क्या, सारी चीजें जो वहां पर थी वो सब हमें फर्स्ट बुक में पढ़ना है। तो ये हमारी पहले की थर्ड बुक थी ऑर्गेनिक, और पहले क्या था इस प्रकार सिलेबस, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में विभाजित था। अब थोड़ा मिक्सचर हो गया, तो कहीं एक चैप्टर फिजिकल का पढ़ा, कहीं एक इनऑर्गेनिक का, कहीं ऑर्गेनिक का, तो सबका बेसिक कॉन्सेप्ट इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मिक्सचर टाइप का, या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह कंप्लीट ना कर पाएंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।